नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन दुनिया के कुछ ज़रूरी पहलुओं पर। साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग। हाँ, ये आजकल बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर भारत में साइबर क्राइम रिपोर्ट कैसे करें, सही तरीका क्या है, और बच्चों की सेफ्टी ऑनलाइन, उस पर भी बात करेंगे। जी, हमारे पास सरकारी जानकारी है, एक्सपर्ट्स की राय है, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ, और मकसद बिल्कुल साफ है, इन खतरों को समझना, इनके लक्षण पहचानना और इनसे बचने के प्रैक्टिकल तरीके जानना। बिल्कुल। अक्सर होता क्या है कि जब किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है, जैसे बैंक फ्रॉड या कोई लिंक क्लिक किया और पैसे कट गए, हाँ, होता है। तो लोग घबरा जाते हैं और घबराहट में सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर सर्च करते हैं। अच्छा, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। हाँ। उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? देखिए, गड़बड़ ये हो सकती है कि गूगल पर आपको शायद कोई गलत या फर्जी नंबर मिल जाए, कोई आपको और फंसा ले। अरे बाप रे। तो सही तरीका है भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल cybercrime.gov.in, और अगर पैसों की धोखाधड़ी हुई है तो उसके लिए खास हेल्पलाइन नंबर है 1930। 1930। ये पूरे भारत के लिए है? हाँ, ये नेशनल हेल्पलाइन है और दिल्ली में तो ये 24 घंटे 7 दिन काम करता है, टोल फ्री है। अच्छा, तो मान लीजिए किसी के साथ ऐसा हो गया, उसे क्या करना चाहिए? सीधा 1930 पर कॉल करें? हाँ, सबसे पहला काम यही है, 1930 पर कॉल करें। वो आपसे कुछ जानकारी लेंगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स वगैरह, और आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, मतलब एक रेफरेंस नंबर देंगे। ठीक है। पर यहाँ काम खत्म नहीं होता, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर cybercrime.gov.in पोर्टल पर जाकर एक फॉर्मल शिकायत, मतलब पूरी डिटेल में कंप्लेन दर्ज करनी होगी। अच्छा, कॉल के बाद पोर्टल पर भी जाना है? जी हाँ, पोर्टल पर आपको लॉगिन या रजिस्टर करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा प्रोसेस है, पर आपके पैसे वापस मिलने के चांस के लिए ये ज़रूरी स्टेप है। समझ गया। तो ये तो हुई फाइनेंशियल फ्रॉड की बात। अब साइबर बुलिंग पर आते हैं। कई लोग सोचते हैं ये बस ऑनलाइन थोड़ी छेड़छाड़ है, मजाक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मजाक बिल्कुल नहीं है। साइबर बुलिंग का मतलब है डिजिटल तरीकों से मैसेज, सोशल मीडिया, गेम्स, इनके जरिए किसी को बार बार जानबूझकर तंग करना, धमकाना या नुकसान पहुंचाना। जैसे क्या क्या आता है इसमें? इसमें धमकियां देना हो सकता है, किसी की प्राइवेट फोटो या जानकारी ऑनलाइन फैला देना, उसे सबके सामने शर्मिंदा करना, किसी ऑनलाइन ग्रुप से निकाल देना, या फिर किसी का फेक प्रोफाइल बनाकर उसे बदनाम करना, ये सब साइबर बुलिंग है। और ये स्कूल वाली बुलिंग से अलग कैसे है? क्या फर्क है? फर्क है, पहला तो ये कि ये 24 घंटे हो सकती है, दिन रात कभी भी, इंटरनेट तो बंद नहीं होता। सही बात है। दूसरा, जो बुली कर रहा है वो अक्सर अपनी पहचान छुपा सकता है, एनोनिमस रह सकता है, तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, इसका एक डिजिटल निशान रह जाता है, वो मैसेज, वो पोस्ट, वो डिलीट होने के बाद भी कहीं ना कहीं रह सकता है और पीड़ित को लंबे समय तक परेशान कर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से भारत में 10 से 17 साल के हर 3 बच्चों में से एक ने कभी ना कभी साइबर बुलिंग झेली है या ऑनलाइन कुछ गलत कंटेंट देखा है। हर 3 में से एक, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो पेरेंट्स या दोस्त कैसे पहचाने कि कोई बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है? क्या लक्षण होते हैं इसके? हाँ, कुछ संकेत हो सकते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे बच्चा एकदम से चुप रहने लगे, दोस्तों से, परिवार से कट जाए, उसकी पढ़ाई गिरने लगे। अच्छा। अपने फोन या कंप्यूटर पर कोई नोटिफिकेशन आने पर एकदम से घबरा जाए या चिढ़ जाए, सोशल मीडिया अकाउंट अचानक डिलीट कर दे। कई बार शारीरिक लक्षण भी होते हैं, सिर दर्द, पेट दर्द, नींद ना आना। और एक इंटरेस्टिंग बात है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई बार जो बुली कर रहा होता है वो खुद भी किसी परेशानी से गुजर रहा होता है, मतलब वो दूसरों को कंट्रोल करके शायद खुद को बेहतर महसूस कराना चाहता है। ओके, तो फिर बचाव क्या है? बच्चों को कैसे सेफ रखें इस माहौल में? देखिए, सबसे अहम चीज है बच्चों के साथ बातचीत, खुली बातचीत। उनसे रेगुलरली पूछें कि उनकी ऑनलाइन लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन सवाल जवाब वाले टोन में नहीं। हाँ, जासूसी नहीं करनी है। बिल्कुल। उन्हें भरोसा दिलाना जरूरी है कि अगर वो कुछ बताएंगे, कोई प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो सजा नहीं मिलेगी, उनका फोन या लैपटॉप छीन नहीं लिया जाएगा। क्यूरियोसिटी दिखाएं, क्रिटिसिज्म नहीं। और टेक्नोलॉजी के लेवल पर क्या कर सकते हैं? कोई नियम, कोई टूल? हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे इंटरनेट वाला स्मार्टफोन देने में थोड़ी देर करें, शायद 12 साल की उम्र तक रुकें,
गूगल फैमिली लिंक जैसे पेरेंटल कंट्रोल टूल्स आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। बच्चों की सहमति से उनके व्हाट्सएप या सिग्नल ग्रुप्स पर कभी-कभी देख सकते हैं कि क्या बातें हो रही हैं, और सबसे ज़रूरी उन्हें सिखाएं ब्लॉक करना, रिपोर्ट करना, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को स्ट्रॉन्ग रखना। जैसे प्रोफाइल को प्राइवेट रखना। हाँ, प्रोफाइल प्राइवेट रखना, अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करना, और अपना पासवर्ड या कोई भी पर्सनल जानकारी जैसे फ़ोन नंबर या एड्रेस कभी किसी से ऑनलाइन शेयर न करना। लेकिन बच्चे भी तो आजकल बड़े स्मार्ट हो गए हैं, वो इन रूल से बचने के तरीके निकाल लेते होंगे। अरे हाँ, बिल्कुल, वो तो है। हमें उन चीज़ों से भी सावधान रहना होगा। जैसे कुछ बच्चे स्कूल के लैपटॉप पर गूगल शीट्स या डॉक्स में छुपकर चैट करते हैं। अच्छा। हाँ, या फिर VPN यूज करते हैं ताकि स्कूल या घर के इंटरनेट फिल्टर को बाईपास कर सके। ऑनलाइन गेम्स में अजनबियों से चैट का ऑप्शन होता है, उसे बंद रखना चाहिए। और आजकल ये जो AI चैटबॉट आ गए, जैसे मेटा के डिजिटल दोस्त जैसे अवतार, हाँ, वो भी कई बार बच्चों को गलत या अनुचित बातचीत में उलझा सकते हैं। ये तो वाकई काफी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। अभी अमेरिका में सुनवाई हुई थी, वहाँ पेरेंट्स ने बताया कि कैसे ऑनलाइन शोषण की वजह से बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली। सेक्सटॉर्शन मतलब ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और बच्चों के शोषण से जुड़े मटेरियल की रिपोर्टें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो टेक कंपनियां क्या कर रही हैं? क्या वो काफी हैं? उनकी क्या जिम्मेदारी है? यहीं पर तो सारी बहस है। टेक कंपनियों की जवाबदेही कितनी है? उन्हें जो कानूनी प्रोटेक्शन मिली हुई है, जैसे अमेरिका में सेक्शन 230 है, जो कहता है कि प्लेटफॉर्म यूजर के कंटेंट के लिए ज्यादातर जिम्मेदार नहीं है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। कोसा, स्टॉप सीसैम जैसे नए सख्त कानूनों की मांग हो रही है, जो खास तौर पर बच्चों की सेफ्टी पर फोकस करें। कंपनियां कहती तो हैं कि वो सेफ्टी पर काम कर रही हैं, पर बहुत लोगों को लगता है कि वो काफी नहीं है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो मेन पॉइंट्स क्या हैं जो हमारे सुनने वालों को याद रखनी चाहिए? देखिए, पहला तो ये कि भारत में साइबर क्राइम, खासकर पैसों वाले फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए सही चैनल इस्तेमाल करें। हेल्पलाइन 1930 और पोर्टल cybercrime.gov.in गूगल पर ना ढूंढें। दूसरा, साइबर बुलिंग के संकेतों को पहचानें, चाहे वो आपके बच्चे में हो या किसी और में, और बच्चों के साथ बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखें। बिल्कुल। और तीसरा, सेफ्टी रूल्स और टूल्स का इस्तेमाल करें, लेकिन ये भी याद रखें कि बच्चे इनसे बचने के तरीके ढूंढ सकते हैं, तो चौकन्ना रहना जरूरी है। सही कहा। और जाते जाते कोई एक आखिरी ख्याल या सवाल श्रोताओं के लिए? एक बात सोचने वाली है। देखिए, हमारे पास टूल्स हैं, रिपोर्टिंग के तरीके हैं, नियम हैं, ये सब अपनी जगह जरूरी हैं, पर डिजिटल दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो असली सवाल ये है कि हम चाहे बच्चे हों या बड़े, इस बदलते ऑनलाइन माहौल में खुद को मतलब मेंटली फ्लेक्सिबल और समझदार कैसे बना सकते हैं। सिर्फ नियमों को फॉलो करने से ज़्यादा ज़रूरी है सही गलत की अपनी समझ डेवलप करना, ऑनलाइन रिस्क को क्रिटिकली सोचना और हैंडल करना सीखना। ये डिजिटल रेजिलियंस, ये क्रिटिकल थिंकिंग शायद किसी भी टूल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।